Welcome to my channel, Vineet Cell Classes. देखो चैप्टर का नाम है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सुना, बोलना नहीं है बीच में। होता क्या है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, पहले तो इसका थोड़ा सा मीनिंग समझना है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होना क्या है। हमें क्या होता है, हम ना जब हमने कुछ भी सैंपल्स इकट्ठे करते हैं ना, कोई भी डाटा का सैंपल इकट्ठे करते हैं, कई बार ये होता है कि वो जो सैंपल हमने इकट्ठे किए वो हमारे उस डाटा को रेलिवेंट बनाता है या नहीं बनाता, ये होता है। तो इसमें ना हमारे कुछ एरर्स होते हैं, कुछ एरर तो एक्सेप्टेबल होते हैं। एरर एक्सेप्टेबल मतलब जैसे मान लो 1-2% का है तो हम कहते हैं ठीक है भाई, इतना तो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ज्यादा एरर है तो हम उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपके डिफरेंट टेस्ट करता है कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया है वो डाटा जो हमारा है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या हमें सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मैंने तुम्हें बताया था कि इसके अंदर थ्योरी सुनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर क्योंकि इसमें आपके 1 मार्क के क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड ज्यादा होते हैं। तो अब सबसे पहले हमारा, इसको हम ये भी कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया है ना, इट इज रेलिवेंट। अब उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने से हम मान लीजिए अगर टेस्ट फेल हो जाता है कि नहीं है, तो हम दिखा देंगे कि ये हाइपोथेसिस जो हमने माना है ये हमारा गलत है, डाटा रेलिवेंट नहीं है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ, ठीक है, एजम्पशंस होती हैं, जिसको बोलते हैं एक H0 और एक H अल्फा। H0 का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस, अभी बताऊंगा जहां से, ये तो थ्योरी में है। और H अल्फा का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब पहले जो इसमें शुरू की जो एक्सरसाइज है वो तो बहुत सिंपल सी है। जैसे आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, सैंपल मीन निकालना है। ठीक है, सैंपल मीन। सैंपल मीन हम कैसे निकालते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है ना सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय एन, जो हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं सैंपल मीन का वैसे लगाएंगे। फिर होता है एक सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हमने जो सैंपल इकट्ठा किया है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें निकालना है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n-1। तो हमें ये 2 फॉर्मूले पहले यूज करने हैं। ठीक है, जो हमारे को बताएंगे कि सैंपल मीन, और मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ बेटा, और साथ साथ क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे। पहली फर्स्ट 2 एक्सरसाइज तो तुम्हारी इसी में से ही करनी है, ML अग्रवाल। फिर टी टेस्ट जो है ना वो मैं आपको दूसरे उससे करवाऊंगा। पेज नंबर 558 दिया होगा तुम्हें, पेज नंबर 558। ठीक है, पेज नंबर 558 पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि देखो इस चैप्टर के अंदर ना सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या चीजें हमें समझनी है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ, जो जो हमें थ्योरेटिकली समझनी है वो क्या क्या चीजें हैं। पॉपुलेशन, एक टर्म यूज की जाएगी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, उसको पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे एक बात हम कहना चाहते हैं कि ये मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर एरिया में मेल मेंबर्स को हम टारगेट करते हैं किसी सर्वे के लिए, तो पॉपुलेशन मीन्स ऑल द मेल मेंबर्स, जितने भी मेल मेंबर्स होंगे। इट कैन बी एनी ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, क्रिएचर्स, कुछ भी हो सकती है। पॉपुलेशन का मतलब यही है कि हमारा किसी भी रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर, इन सबको मिला के हमारा बनता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में 2 तरह की होती हैं,
एक होती है फाइनाइट पॉपुलेशन, एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट में तो हमें काउंट मतलब पता लग जाएगा इतने में से हमें करने हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं कि सेक्टर 85 में कितने लोग रहते हैं, तो इट्स अ फाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है। या हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए हम काउंट करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन, जहां पर हमारे जो है ना काउंटेबल होते हैं। इनफाइनाइट जो होते हैं, जैसे अब एक सिंपल सी बात है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ए स्कूल, ये सारे हमारे फाइनाइट पॉपुलेशन के एग्जांपल हैं। इनफाइनाइट होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए कर्ड, जैसे हम मानते हैं 100 ग्राम या 200 ग्राम या 500 ग्राम कर्ड में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो वो हमारे इनफाइनाइट पॉपुलेशन का एग्जांपल है। फिर आते हैं सैंपल। सैंपल जो होता है एक पार्ट होता है पॉपुलेशन का, ठीक है। सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल जो है एक पार्ट होता है पॉपुलेशन का। अब हमारे जो होती है सैंपलिंग दो तरीके से होती है, एक तो होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो सैंपलिंग कैन बी डन फॉर टू टाइप्स। सैंपलिंग जो होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर हम किसी को भी, सबके इक्वल चांस होते हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो 6 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं किसी एक बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो ऑल आर हैविंग इक्वल चांसेस, तो इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब होता है कि द सिलेक्शन ऑफ मेंबर फ्रॉम द पॉपुलेशन इज रैंडम, कि हम किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है हर एक के इक्वल चांस होते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 लोग हैं, हम हमें कोई भी एक बंदे को सिलेक्ट करना है, तो किसी एक को भी खड़ा कर सकते हैं। आउट ऑफ 1000 वन पर्सन कैन बी सिलेक्टेड, वो कोई भी हो सकता है, तो हर एक के चांस 1/1000 ही होंगे, ठीक है। सेकंड है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग का मतलब होता है कि हमने डाटा को पहले कुछ अरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 1000 लोगों की सैंपलिंग करनी है, मैंने उनको ना हाइट वाइज खड़ा कर दिया, तो इट्स कॉल्ड सिस्टमेटिक सैंपलिंग, कि हाइट वाइज खड़ा कर दिया, फिर मैंने उनकी सैंपलिंग स्टार्ट करी, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग। या मुझे 1000 एम्प्लॉइज हैं कंपनी में, मैंने उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम से उनको खड़ा कर दिया, कि जो ए वाले हैं वो पहले हो गए, बी वाले बाद में हो गए, तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तीसरा होता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। हाँ, रोल किसी भी तरह की सिस्टमेटिक, मतलब कोई भी सिस्टमेटिक हो सकता है। फिर तीसरा होता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होता है हम उस डाटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे 1000 लोगों का डाटा करना है, तो मैंने 100 के 10 ग्रुप बना लिए, तो उनकी हम ग्रुप वाइज उसकी जो है ना सैंपलिंग करेंगे, कि 100 में से पहले अलग के कर लेंगे, अगले 100 में से अलग की कर लेंगे। फिर होती है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर का मतलब होता है कि हमने ग्रुप भी बना लिया और उसमें कुछ स्पेशल कैटेगरी भी बना दी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया सब ग्रुप में, और हर सब ग्रुप में एक उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक कर दिया। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपकी कंपनी की 15 मतलब सिटीज में ब्रांचेस हैं, और आपको 100 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है। आपने क्या किया, फर्स्ट ब्रांच में से आपने देखा 15 ब्रांचेस, आपने पहले लिखा हर ब्रांच में से 5-5 बंदे सिलेक्ट कर लिए, और जो बाकी बचे हुए थे वो हम किसी ब्रांच से कर लिए। तो वो कहते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर मतलब ग्रुप बना लिए हर ब्रांच में से। अब आता है फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब होता है जो कि सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है रिसर्चर के लिए सैंपलिंग करने का। जैसे कि मान लो मुझे कॉलेज में बच्चों का कोई डाटा चाहिए, तो मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और उनके जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, और उसमें से जो जो हमें डाटा चाहिए वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड कन्वीनियंट सैंपलिंग। कन्वीनियंट मतलब
जिससे रिसर्चर को कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर होता है वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग। तुमने देखा होगा वॉलंटरी रिस्पॉन्स का, कि कई बार आप देखते हो ना, वॉलंटरी रिस्पॉन्स में हम सर्वे करवाते हैं, उस सर्वे में आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस तरह से सैंपलिंग कर लेते हैं। फिर होता है जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं। वो एक्सपर्ट जो होता है, वो आपके कुछ आपसे क्वेश्चंस करता है या आपकी परफॉर्मेंस देखता है। जैसे इंडियन आइडल में बताया गया, इंडियन आइडल में हम जजेस को बिठा देते थे, वो सबकी परफॉर्मेंस देखता था, फिर उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लेता था, उसको बोलते थे जजमेंट सैंपलिंग। इससे तो वॉलंटरी रिस्पॉन्स, वॉलंटरी रिस्पॉन्स का मतलब होता है हम सर्वे करवाते हैं और उनको, हर एक बंदे को अपने बारे में बताना होता है उस वॉलंटरी रिस्पॉन्स में, ठीक है। और फिर होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है, हम कुछ पर्सन को सिलेक्ट करते हैं और उस सिलेक्टेड पर्सन से हम क्या उसका डाटा, और अपने वो अपने साथ वालों को भी डाटा हमें देता रहता है। तो उसको बोलते हैं इट इज सेम एज स्नोबॉल इंक्रीज इन साइज एज इट रोल्स डाउन। जैसे मान लिया और एग्जांपल के तौर पे मैंने उत्कर्ष के बारे में पूछा, उत्कर्ष ने इससे पूछा, ठीक है, किसी एक बच्चे के बारे में, तो वहां से भी हमें सैंपलिंग मिल गई। इसने सिद्धार्थ से पूछा, तो ये हमारे कहते हैं हमारा जो, हाँ, तो ऐसे ये जो है ना, इस तरीके से लिखे सपोज यू आर रिसर्चिंग अबाउट द चाइल्ड लेबर्स। आपने एक चाइल्ड लेबर को, ठीक है, एक चाइल्ड लेबर को आपने पूछा, उससे उससे सैंपलिंग करी, और फिर आपने क्या करा, जितने भी चाइल्ड लेबर थे उसके बाकी चाइल्ड लेबर के बारे में उससे से पूछ लिया, ठीक है, कि कहाँ कहाँ चाइल्ड लेबर मिलेंगे, ठीक है। और और सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल ये है, जैसे अभी तुम बता रहे थे कि फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने अभी तुम्हें बोला कि तुम मान लो तुमसे कोई पूछता है कि मेरी मेरी कोचिंग, या तुम कहाँ कोचिंग जाते हो, तुमने उनको रेफरेंस दे दिया, ठीक है। तो वो इस तरह की सैंपलिंग होती है। फिर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और नॉन रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब होता है कि जहां हमने एक पर्टिकुलर डाटा को सिलेक्ट कर लिया, वो रिप्रेजेंट करेगा सारी चीजों को। नॉन, जैसे अब इसमें एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि, और वो जो डाटा होता है ना, वो हमारा अनबायस्ड होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, मुझे स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का मुझे सैंपल सिलेक्ट करना है कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं। तो मैंने क्या करा, पहले कुछ सिलेक्ट, बॉयज बॉयज को कुछ सिलेक्ट कर लिया और कुछ गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने गर्ल्स को कहा बेटा आप सारे गर्ल्स, हर क्लास में गर्ल्स के नंबर लेके आओ, और बॉयज को कहा कि आप सारे बॉयज के नंबर लेके आओ। तो वो सारे हमारे जो हो गए, वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग हो गई, मुझे नहीं करनी पड़ी, लेकिन मैंने अपने यहाँ बिहाफ पे किसी और को रिप्रेजेंट कर दिया, वो डाटा कलेक्ट करके लाएगा। हाँ, ठीक है, वी सिलेक्ट सम पर्सन, उसमें तो ना विद द हेल्प ऑफ से वी सम सिलेक्ट सम मोर, हाँ वही है भाई, जो हमने सिलेक्ट किया उसकी हेल्प से हम दूसरे लोग भी सिलेक्ट करते रहेंगे। अच्छा, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग में क्या होता है कि कहते हैं ये थोड़ी बायस्ड होती है। बायस्ड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, कोई हमने टीवी सीरियल को हमने कोई वो देनी है, रेटिंग देनी है, या टीवी एजेंसी को, तो हमने क्या कर दिया, उसके नंबर्स को तुमसे भी कह दिया, सबको कह दिया, तो उस पर एक बारी मिस कॉल कर दे यार, मेरा वोट चला जाएगा, जैसे आजकल चलता था कई सारे ब्लॉग में, इस तरीके से। फिर होती है अनबायस्ड एंड बायस्ड सैंपलिंग। अनबायस्ड में तो मतलब समझ में आता होगा, यानी कि इसमें फ्री फ्रॉम एरर, किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और बायस्ड में होता है कि हमें पता होता है कि हमने इसको ही सिलेक्ट करना है, वॉलंटरी होती है। फिर आते हैं सैंपलिंग में हमारे कुछ एरर आते हैं, उन एरर को हमने फाइंड आउट करना होता है किस टाइप के एरर हैं हमारे, ठीक है। अब हमारे पास शुरू होगा प्रैक्टिकल वे में। प्रैक्टिकल वे में सबसे पहले हमें क्या आता है, हमें करना होता है पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन। व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेशन? पॉइंट एस्टिमेशन किसे कहते हैं, कि हमने इसमें एक पर्टिकुलर लेवल पे हमने उसका सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने बताया था अभी अभी फॉर्मूला, सैंपल मीन का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स अपॉन एन, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n-1, अंडर रूट में सारा, ठीक है। अब देखो, जैसे अब हमारी एक्सरसाइज 10.1 है, इसमें हमने यही किया हुआ है। अब पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखना, 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। खुशी बेटा समझ में आ रहा है? यस सर।
क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 हमें दिए हुए हैं डाटा 2 3 5 6। अब हमें इसका पॉइंट एस्टिमेट निकालना है ऑफ पॉपुलेशन मीन। पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो अब सिंपल मीन निकाल लेंगे। मीन कैसे निकलेगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सबको ऐड करके एन से डिवाइड कर लीजिए। 16 अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है। अब है व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने बताया था एक्स माइनस मीन का स्क्वायर कर देंगे। 2 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 2 माइनस 4 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 3 माइनस 4 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 5 माइनस 4 का स्क्वायर ये भी 1 आ जाएगा। 6 माइनस 4 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। टोटल 10 हो गया। अब 10 अपॉन में n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब कितना हो गया? 4 माइनस 1 3। तो 3.33 का रूट निकालेंगे तो इट कम्स नियर अबाउट 3.33 का रूट निकालोगे तो 1.83 के करीब आएगा। ठीक है। इस हिसाब से हमें करना है। तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हमें सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है बस। ठीक है 10.1 में। अब सेकंड जो हमारी होती है वो होती है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं। पहले फर्स्ट 2 एक्सरसाइज करनी है इसकी। देखो भाई अगली जो हमारी होती है हमारी जो एक्सरसाइज है वो है इंटरवल एस्टिमेशन। पहले हमने पॉइंट एस्टिमेशन की अब इंटरवल। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरवल एस्टिमेशन? इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब होता है हम ये देखेंगे कि डाटा कहां से कहां तक हमारा वैलिड है। ठीक है। वो एक इंटरवल बना के देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। एम ई का मतलब होता है मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस का साइन। अब मार्जिन ऑफ एरर कैसे निकालते हैं? सुनो मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए मैंने बताया मैक्सिमम 5 मार्क्स तक का। मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए हमें ये करना होता है जेड अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट एन। अब तुम ये पूछोगे जेड अल्फा बाय 2 होता क्या है? ये एक वैल्यू गिवन होती है जो कि प्री डिफाइंड होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। जैसे अगर आपको दिया होगा 90%, 90% का मतलब होता है 10% एरर हो सकता है। तो जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी 1.645। अगर 95% दिया हुआ है 95%, तो ये वैल्यू हमें बुक में भी दी हुई है 1.960 होगी। और अगर ये 99% होता है तो ये दी हुई है 2.576। ये 3 वैल्यूज हमारी ऐसी होती है। ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज होती हैं हमारी। अब हमारे क्वेश्चन से देखो कैसे करते हैं इसको, मार्जिन ऑफ एरर कैसे निकालते हैं। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखो। हम्म एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स। तो एन हो गया 50। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 6 और मीन दिया हुआ है, सैंपल मीन हमें दिया हुआ है 32। फर्स्ट क्वेश्चन 10.2 का लिखा दो है 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। सैंपल मीन हमें दिया हुआ है हमें 32। अब निकाला है प्रोवाइड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। 90% पे निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इंटरवल निकालने का, मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। मीन कितना दिया हुआ 32 प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर कैसे निकालेंगे? जेड अल्फा बाय 2। जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू है 1.645। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 6 और 50 का रूट। ठीक है। तो इससे जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो निकालनी होगी। बस आपको मैंने बताया
फॉर्मूला आपको सही लगाना है, बस ये मेन चीज है। ठीक है, अब एक देखना है इसका फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स पहले बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ वैल्यू लिखी हुई है 99% पे आपको जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू ये लेनी है 2.576। ये मिलती है, बोर्ड में मिलती है। अब इसमें दिया हुआ है हमारा जो 83 से 87 में चेंज हो रहा है इंटरवल, तो 87 और 83 दो हमें वैल्यू दी हुई है इंटरवल की, तो ये होता है मीन प्लस मार्जिन ऑफ एरर, और ये हो जाएगा मीन माइनस मार्जिन ऑफ एरर। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करके मीन और मार्जिन ऑफ एरर निकालो, कितना आएगा मीन, इन दोनों को ऐड कर दो, 87 प्लस 83 कितना होता है? क्या जबरदस्ती का आंसर दे रहे हो, कर हम 6 क्वेश्चन दें, आंसर कौन सा दे रहे हो? यस, देखो हमें व्हाट इज द सैंपल साइज, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। पहले से मार्जिन ऑफ एरर निकाल ही लो, मार्जिन ऑफ एरर क्या आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 87 माइनस 83 कितना होता है 4, 2 टाइम्स ऑफ मार्जिन ऑफ एरर, तो मार्जिन ऑफ एरर की वैल्यू आ जाएगी 2। मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था अभी, क्या था, जेड अल्फा बाय 2। अब जेड अल्फा बाय 2 इसमें 99% पे क्या वैल्यू लेनी है 2.576। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 8 दिया हुआ है, और नीचे रूट एन, इससे एन की वैल्यू निकालना, देखो क्या आती है, जो भी एन की वैल्यू आएगी वो फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, 106 आएगी, जो भी आएगी वो निकाल लेना बस। कैसे निकालोगे, रूट एन को इधर ले आओ, 8 को 2 से 4 इंटू 2.576, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो 2.576 से, कितना आएगा, 4 को 2.576 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 10 576, 4 इंटू 2.576, कैलकुलेटर चलाने वाला तो फिर आता है ना, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, मैंने कब बोला डिवाइड, लिखा हुआ मल्टीप्लाई वहां, अब इसका स्केयर कर दो, अब एन 10.304 का स्केयर, अब फंसने के इसका आंसर आ जाएगा 106। ठीक है, ये आंसर आएगा, सुनो 106। अब तुमने पहले 10.2 तक करनी है, शुभांशी समझ में आया बेटा ये, तुम तो सामने बैठा हूं। यस सर। अब इसमें पहले 10.1 फिर 10.2 करो, इसमें सारी एक्सरसाइज नहीं करनी, पहले बता रहा हूँ, अगले वाली एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, जेड टेस्ट वाली, उसके बाद टी टेस्ट है वो करवाऊंगा। ठीक है, पहले ये दो एक्सरसाइज करो फटाफट, 10.1 और 10.2।
Like, share, and subscribe follow for more.